तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 1997 से। एक रेडियो ऑपरेटर को मेक्सिको में अजीब से रेडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं। यही सिग्नल उसके एक दोस्त को अमेरिका में भी रिसीव हुए थे और ये बहुत ही अजीब बात थी। ये आदमी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर आग लगी हुई थी। पास जाकर उसने देखा तो यहाँ तो एक मेट्रॉइड गिरा हुआ था, जिसे देखते ही उसका डॉग भौंकने लगा। करीब जाकर जैसे ही इस आदमी ने उस मेट्रॉइड के अंदर देखा तो उस मेट्रॉइड में से अजीब सा धुआं, अजीब सी रोशनी बाहर निकली और वो आदमी वहीं पर गायब हो गया। और फिर सीने ही से कट होकर सन 2003 में अंटार्कटिका का सीन दिखाया गया। यहाँ पर नासा की एक रिसर्च फैसिलिटी बनाई गई थी जहाँ पर साइंटिस्ट को बर्फ के अंदर दबा हुआ एक अजीब सा ऑब्जेक्ट मिला। इस ऑब्जेक्ट को इन्होंने बर्फ के नीचे से बाहर निकाल लिया और इसके बारे में नासा को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। और अब सीन कट होकर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जूलियन को एक यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है। जूलियन भी एक साइंटिस्ट है जो दुनिया में मौजूद वेव्स और रेडिएशंस पर रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को भी डिकोड करना जूलियन को बहुत अच्छे से आता है। जूलियन ने कई साल पहले एलियंस को ढूंढने की रिसर्च भी शुरू की थी, लेकिन क्योंकि दुनिया में माना जाता है कि एलियंस है ही नहीं और जूलियन उन्हें ढूंढ भी नहीं पाया, तो जूलियन का ये फेल प्रोजेक्ट उसका पूरा करियर खा गया और अब वो बस एक प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। लेक्चर खत्म होते ही प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे खबर दी जाती है कि इन लोगों को आजकल एक बहुत ही अजीब सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, जिसकी रिसर्च करने के लिए जूलियन को नासा की रिसर्च फैसिलिटी में भेजा जा रहा था। और जूलियन इतने सालों बाद ऐसा कोई काम मिलने पर बहुत ज्यादा खुश था। दिखाया जाता है कि जूलियन पहले ही उस सिग्नल पे रिसर्च करने लगा है। उस सिग्नल के वॉइस प्रिंट को देखते हुए जूलियन ने ये तो अंदाजा साफ लगा लिया कि ये सिग्नल हमारी अर्थ का नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक हमारी अर्थ से है। साथ ही उसने ये भी पता चला लिया कि ये सिग्नल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। उसकी ये बात ठीक भी थी क्योंकि ये सिग्नल अब अमेरिका के अलावा कई और मुल्कों में भी रिसीव हुआ था और इसकी खबर अभी जूलियन को नहीं थी। सिचुएशन जरा क्रिटिकल थी, इसीलिए गवर्नमेंट और नासा जल्द से जल्द इसके ऊपर रिसर्च करने की सोचते हैं। फिर अब दिखाया जाता है कि जूलियन रिसर्च फैसिलिटी के लिए निकल चुका है। अंटार्कटिका में बर्फ के तूफानों की वजह से उसका प्लेन बहुत ही मुश्किल से लैंड कर पाता है। जूलियन अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी के अंदर जाता है जो बुरी तरह हिल रही थी। यहाँ पर उसे उसकी को-वर्कर नाइला ने रिसीव किया और उसने उसे बताया कि ये क्योंकि अंडरग्राउंड है तो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलते ही अक्सर यहाँ भी हलचल महसूस होती है, लेकिन इससे हमें कोई खतरा नहीं। आगे चलने पर उन्हें एलेक्सी नाम के एक और प्रोफेसर मिले जो यहाँ के हेड थे। ये लोग उसे उस ऑब्जेक्ट के पास लेकर गए जो इन्हें जमीन के नीचे से मिला था, जहाँ से इन्हें लग रहा था कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं। जूलियन उस ऑब्जेक्ट के पास गया और उसने जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को छुआ तो उसे कुछ वियंस आने लगे और उसके हाथ में भी करंट दौड़ गया, जिससे उसे ये मालूम हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी न किसी किस्म की पावर्स तो है। अभी वो यही देख रहा था कि यहाँ पर केट नाम की एक बायोलॉजिस्ट आ गई और हमें मालूम हुआ कि केट उसकी एक्स वाइफ थी। केट अब उसे उसका रूम दिखा देती है। यहाँ आने के बावजूद भी जूलियन फील कर रहा था जैसे उसके हाथ में करंट दौड़ रहा हो। खैर अब वो सो गया। आधी रात में अचानक उसकी आंख खुली। उसे फील हुआ कि यहाँ फैसिलिटी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। रूम से बाहर जाकर उसने देखा तो उस ऑब्जेक्ट की बर्फ पिघल गई थी और उसके अंदर से कोई अजीबोगरीब चीज बाहर आ रही थी, जिसे देखते ही वो डरकर उठ गया और उसे पता चला कि असल में ये वो ख्वाब देख रहा था। पहले जब वो उठा तो वो ख्वाब में ही उठा था। देखने को मिलता है कि नाइला जूलियन को उठाने के लिए आई थी ताकि वो नाश्ता कर सके। नाइला जूलियन को यहाँ की फील्ड्स भी दिखाती है। जूलियन इन फील्ड्स को देखकर हैरान था। नाइला ने बताया कि ये भी नासा का प्रोजेक्ट है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये लोग पौधे उगाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आने वाले सालों में किसी और प्लेनेट पर भी इंसानों का रहना मुमकिन बनाया जा सके। अब खाना खाने के बाद जूलियन अपना काम शुरू कर देता है। वो सिग्नल के वॉइस प्रिंट को अभी भी सर्च कर रहा था। उसका ख्याल था कि ये सिग्नल और वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इन सब का ताल्लुक एलियंस से है, लेकिन जूलियन की इस सोच पर सब लोग ही हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज तक नासा के लोग भी यही मानते थे कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर आखिर ये सिग्नल और वो ऑब्जेक्ट था क्या? लंच टाइम पर बाकी साइंटिस्ट जूलियन के एलियन वाले पुराने प्रोजेक्ट का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोबारा काम पे लग जाता है। उसे अब उस ऑब्जेक्ट के करीब एक एंटीना लगाना था जिससे वो ऑब्जेक्ट के सिग्नल्स को अच्छे से कैच कर पाए। यहाँ दूसरी तरफ हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अथॉरिटीज को ये बात पता चली है कि ये सिग्नल जो 2003 में उनको मिले हैं, ऐसे ही सिग्नल 1997 में भी रिसीव हुए थे। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर।
ये बात जल्द से जल्द जूलियन को बताना जरूरी थी। सीन कट होकर दोबारा हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक रस्सियों से वो ऑब्जेक्ट टूटकर गिर गया है और उसके ऊपर की बर्फ भी छट गई है और दिखाया जा रहा है कि उसकी सरफेस किसी अजीब जानवर की तरह है, लेकिन टच करने पे वो किसी पत्थर की तरह था। माइकल और बाकी साइंटिस्ट को लगता था कि ये कोई मेट्रोराइड है, लेकिन जूलियन उनकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मेट्रोराइड्स में से सिग्नल्स नहीं निकला करते और इस ऑब्जेक्ट में से लगातार कोई सिग्नल्स निकल रहे थे। जूलियन अब इस सिग्नल को डिकोड करने में लग जाता है, जबकि माइकल और बाकी साइंटिस्ट को ये सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है। अब जूलियन अंदाजा लगाता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी स्पेसशिप का हिस्सा है और इसमें से निकलने वाले सिग्नल्स असल में डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। जब कोई शिप मुसीबत में होती है तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है। ऐसे ही उसे लग रहा था कि ये एलियन शिप का हिस्सा है जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था, लेकिन ये एक थ्योरी थी और कोई भी इसी पर बिलीव नहीं करता। जूलियन को सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए ज्यादा क्लियर सिग्नल्स चाहिए थे। उसने इस ऑब्जेक्ट को खोलने का फैसला किया, लेकिन केट कहती है ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसा वायरस हो। केट की इस बात से ज्यादा लोग एग्री नहीं होते, तब केट जूलियन से ये भी कहती है कि अगर मान भी लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एलियन हुआ तो हम उससे इस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा और अगर वो स्पेसशिप लेकर यहाँ तक आ चुका है तो समझ लो हमारी टेक्नोलॉजी उसके सामने कुछ नहीं है। खैर केट के पॉइंट्स को भी मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद सारे साइंटिस्ट मिलकर इस ऑब्जेक्ट को खोलने का फैसला कर ही लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को काटना शुरू कर दिया जाता है और काटने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। प्रोफेसर लेक्सी जब इसे उठाते हैं तो इसको अच्छी तरह देखते हुए केट को बताते हैं कि ये कोई मेट्रॉइड नहीं है, ये सॉलिड कार्बन से बना एक मटेरियल है जो दुनिया में पाया नहीं जाता, इसे खुद ही बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखने को मिला कि जूलियन जब अपने रूम में था तब उसके पास नाइला आई। नाइला उससे सिग्नल्स के कोड के बारे में पूछने लगी और वॉइस प्रिंट के बारे में पूछने लगी। जैसे जैसे जूलियन ने उसे थोड़ी थोड़ी हिंट दी तो नाइला को लगने लगा ये तो बिल्कुल पजल गेम की तरह है, जिसे सॉल्व करने के लिए उसने जूलियन को कुछ हिंट्स भी दी और उसके आइडिया को फॉलो करते हुए जब जूलियन ने उन्हें डिकोड करना शुरू किया तो वो बहुत जल्दी असली मैसेज तक पहुंचने लगा। असली मैसेज था डोंट ओपन इट, इसे कभी मत खोलना। ये देखते ही नाइला और जूलियन दोनों ही परेशान हो जाते हैं और फौरन नीचे की तरफ भागते हैं ताकि जो साइंटिस्ट उसको खोलने में लगे हैं वो उनको रोक सकें। लेकिन ये लोग जब तक पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये लोग उस ऑब्जेक्ट को खोल ही चुके थे और उसके खुलते ही उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकली, जिसने बाहर निकलते ही यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को मार दिया। इन लोगों के मरते ही वहां पर एक आग का भी ब्लास्ट हुआ था। नाइला और जूलियन ये सब देख रहे थे। अब इस सब के बाद दिखाया गया कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर सच में एक एलियन था, जिसके अंदर से एक अजीबोगरीब एसिड वाला धुआं निकल रहा था, जो धुआं जैसे ही यहाँ पर इंसानों के कांटेक्ट में आता है तो इंसानों को जलाकर मार देता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें अमेरिकन अथॉरिटीज को दिखाया जाता है, जिनको ये बात पता चल गई थी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एलियन था। यहाँ पे इन्हें एक और शॉकिंग बात ये भी पता चलती है कि 1997 में भी इन्हें एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट मिला था जिसके अंदर भी एक एलियन ही था, और जैसे ही एक आदमी उसके करीब गया तो उससे इन्फेक्टेड होकर मारा गया। इसका साफ मतलब है कि वो जो भी चीज है वो इंसानों के लिए खतरनाक है, जानलेवा है, और अगर यही चीज उस फैसिलिटी के अंदर चली गई है तो समझो कि वहां पर मौजूद सभी साइंटिस्ट उससे इन्फेक्टेड हो गए होंगे, और अगर वो बाहर निकल आए तो इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि ये लोग उस फैसिलिटी को ही तबाह कर देंगे। इस चीज के बारे में जब खबर फैसिलिटी के अंदर के लोगों को मिली तो वो लोग बुरी तरह घबरा गए। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अथॉरिटीज कैसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को मारने का फैसला ले सकते हैं। ये लोग दुनिया को बचाने का काम कर रहे थे। जूलियन और सभी लोगों ने फैसला किया कि वो खुद ही इस फैसिलिटी के अंदर से निकल जाएंगे, लेकिन तूफान के तेज होने की वजह से यहाँ से फ्लाइट को टेक ऑफ करना भी एक बेवकूफी था। ये लोग इस सील फैसिलिटी से अगर वैसे भी बाहर निकलते तो मौसम की शिद्दत की वजह से मारे जाते। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। तब जूलियन ने सबको मशवरा दिया कि हमें दुनिया को बचाने के लिए मर ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान करने को तैयार ही नहीं था। अभी वो लोग यही बात कर रहे थे कि जूलियन ने नोटिस किया कि कैमरास में से एलियन ऑब्जेक्ट के अंदर अब एलियन नजर नहीं आ रहा और यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। जूलियन फौरन उस एलियन को ढूंढने के लिए गया और उसे एलियन मिल भी गया जो उससे छुप रहा था। जूलियन ने फौरन अपनी टॉर्च साइड पे रख दी, एलियन को ये दिखाने के लिए कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी बात को समझते हुए एलियन भी उसके सामने आया और उसने जूलियन का चेहरा पकड़ लिया। वो अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से जूलियन को बहुत सी चीजें दिखा रहा था। वो जूलियन को शायद अपनी जर्नी दिखाना चाह रहा था कि वो कैसे
और कहां से इस दुनिया में आया। लेकिन इससे पहले कि पूरी की पूरी बात जूलियन समझ पाता, पीछे से पायलट आकर उस एलियन के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है। ये देखकर जूलियन बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो मारे जाएंगे। जूलियन का ख्याल था कि उस एलियन के कांटेक्ट में आते ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो इसका मतलब था कि एलियन ने उन्हें अपना होस्ट बना लिया था, और अगर एलियन मर चुका है तो शायद वो भी जल्द ही मर जाएंगे। जूलियन की ये थ्योरी यहाँ पर मौजूद सभी बायोलॉजिस्ट को बेकार लगती है और ये लोग यहाँ से बाहर जाने की बात करते हैं। लेकिन जूलियन सबसे कह देता है कि जब तक यहाँ पर सबका ब्लड टेस्ट नहीं हो जाता कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सबका ब्लड टेस्ट होता है और सबकी बॉडी में वो एलियन वायरस पाया जाता है, जो कि बाहर जाते ही सब लोगों को मार देता। इन लोगों को उसने इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि इनकी बॉडी को उसने होस्ट बना लिया था। जूलियन की बात मानते हुए केट यहाँ पर एंट्रेंस का सारा कोड बदल देती है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए। इधर देखने को मिला कि अब 18 मिनट के अंदर अंदर सोल्जर्स यहाँ इस जगह को ब्लास्ट करने ही वाले थे, जबकि यहाँ पर वो साइंटिस्ट अभी भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। वो उठा और उसने पायलट को अपने बातों में लगा लिया। यहाँ पर एक लड़ाई का माहौल क्रिएट किया और मौका देखते ही यहाँ के पिछले दरवाजों से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो लोग फील्ड्स के पास से गुजरे तो उनके साथ वाले सभी पौधे मरने लगे। ये देखकर पायलट को एहसास हुआ कि वो भी एलियन की तरह अब टॉक्सिक हो चुका है और अगर वो बाहर गया तो ऐसे ही अपने इर्द गिर्द के इंसानों को मार देगा। वो इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता था कि अपनी जान बचाने के लिए सबको खतरे में डाल दे, इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला खत्म कर दिया। और उसका ये डिसीजन देखते हुए साइंटिस्ट को गुस्सा आया और साइंटिस्ट ने उसके ऊपर गोली चला दी। जैसे ही ये खबर जूलियन को मिली कि वो साइंटिस्ट यहाँ से बाहर भागना चाह रहा है, जूलियन उसे रोकने के लिए आया, लेकिन देर हो गई। वो साइंटिस्ट दरवाजा खोलते हुए यहाँ से बाहर चला गया था, लेकिन इससे पहले कि वो आजाद हो जाता हमें पता चलता है कि उस एलियन शिप के अंदर से निकलने वाली एनर्जी इस पूरी फैसिलिटी को अपने घेरे में लिए हुई थी, जिसके कांटेक्ट में आते ही वो साइंटिस्ट तो फौरन मारा गया। लेकिन जूलियन ने होशियारी दिखाई और यहाँ पर सांस लेना ही बंद कर दिया और उसने फील किया कि ऐसा करने पर तो उसकी जान बच रही थी। ये एहसास होते ही वो फौरन फैसिलिटी के अंदर गया और सभी साइंटिस्ट को यहाँ ले आया। उसने बताया कि इस रोशनी के अंदर अपनी सांस आहिस्ता करके खड़े होने पर ये लोग मिसाइल के हमले से भी बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग एलियन होस्ट बन चुके हैं और ये एलियन एनर्जी अपने होस्ट को बचाएगी। मरना तो वैसे ही था। सब उसकी बात मानते हुए ये एक्सपेरिमेंट करने लगे और जैसे ही अथॉरिटीज ने इस फैसिलिटी के ऊपर वो मिसाइल फायर किया तो उससे पहले ही वो एलियन एनर्जी इन सब को लेकर आसमान में उड़ गई, जैसे वो एक स्पेसशिप बन गई हो। ये नहीं साफ मतलब था कि उस एलियन एनर्जी ने इन सब की जान बचा ली और हो सकता है कि अब वो इन्हें अपने प्लैनेट पे ले जाए। और बस इसी स्पेसशिप को दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।